हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 23 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से यूपीएससी में यह सहायक हो सकता है, किस तरह से स्टेट पीसीएस में यह सहायक हो सकता है, वनडे एग्जाम में ये आपका हेल्प कर सकता है। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आज इस पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ न्यूज़ में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, इस पे भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है कि पाक में सेना पुलिस में संघर्ष, 15 की मौत। सिंपल है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सेना है और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो पुलिस है, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ है, गोली चली है और 15 लोगों की मौत हुई है। अब देखो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके पड़ोसी राष्ट्र में क्या हो रहा है उससे कोई खास मतलब नहीं है, और ख़ास करके हिंसा से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन इसके बैक में जाके समझना ज़रूरी है। किसी भी न्यूज़ के जो होता है ना, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की और समझने की कोशिश करना आपके लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। जैसे मान लो आपने पाकिस्तान एक नोट बनाया, अपने कॉपी में एक नोट बनाया, मान लो आपने लिखा वहाँ पे पाकिस्तान भारत संबंध, ठीक है। तो उसमें जो है 4 से 5 पेज आप छोड़ दो, और कभी भी मान लो पेपर में पाकिस्तान से संबंधित कुछ न्यूज़ आएगा जो लगेगा आपको इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसी 4 से 5 पेज के बीच में लिख लेना है। तो इसी तरह से जैसे चीन के साथ संबंध है तो उसमें भी भारत चीन संबंध लिख लो, उसके बाद कुछ पेज छोड़ दो, और इस तरह से आप जो है नोट कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। मान लो पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ चीन के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट आ गया तो उसको वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या समझना चाहिए आपको, पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसकी शुरुआत होती है 1947 से ही, और ख़ास करके आज 23 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया था, 22 अक्टूबर 1947 को। जो कश्मीरी मुद्दा है उसकी शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली 22 अक्टूबर 1947 को, राइट। तो कश्मीर इशू क्या है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही साथ उसके बाद चलो 1965 में 1965 की लड़ाई हुई, और 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ताशकंद समझौता क्या है, उसका क्या फ्रेमवर्क था। उसके बाद आप मूव करो 1971 में। 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ, और उसके बाद 72 में जो है दोनों के बीच में समझौता हुआ था। 1972 का शिमला एग्रीमेंट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, क्या था शिमला एग्रीमेंट। और उसके बाद 1999 जो हमारे देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाहौर की यात्रा की गई थी, तो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। क्या था लाहौर डिक्लेरेशन। आज भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होती है तो चर्चा होता है दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट का, एक तो शिमला एग्रीमेंट का चर्चा होता है, और दूसरा चर्चा होता है लाहौर एग्रीमेंट का, लाहौर डिक्लेरेशन का। तो लाहौर डिक्लेरेशन क्या था और उसके बाद शिमला डिक्लेरेशन क्या था, ये समझना, ये जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 1999 में जो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था उसमें वार्ता का एक प्रारूप तय किया गया था कि ये 6 टॉपिक हैं, इसी 6 टॉपिक पे सबसे पहले हम लोग मिलेंगे तो वार्ता करेंगे, जिसमें एक कश्मीर मुद्दा था, एक सर्किट का मुद्दा है जो गुजरात में है, सर्किट, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा है, उसके बाद अन्य कुछ मुद्दे हैं। तो इस तरह से आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा पाकिस्तान के प्रति, राइट। भारत पाकिस्तान पे आपका नोट क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना चीज़ समझ गए हैं, इतना चीज़ों को आपने लिख लिया। उसके बाद अब मूव करते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। देखो ये न्यूज़ कल भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने, वो अभी लंदन में है, और लंदन से उन्होंने पाकिस्तान की एक रैली को संबोधित किया था, जो रैली सिंध के कराची में आयोजित हो रहा था, राइट। और उस रैली में उन्होंने पाकिस्तान सेना की जो है बुराई की,
एक तरह से पाकिस्तान सेना को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है स्टेट एबव द स्टेट का कॉन्सेप्ट है। स्टेट क्या हुआ? पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार, जिसमें इमरान खान साहब अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और एबव द स्टेट क्या हुआ? उसका सेना। तो नवाज शरीफ का कहना था कि सेना ही एक्चुअली रेगुलेट करती है पाकिस्तान को। अगर सेना पूरी तरह से पाकिस्तान को रेगुलेट करती है तो आज जो पाकिस्तान में गुर्बत है, जो गरीबी है, उसके लिए भी सेना ही जिम्मेदार है। इस तरह से उन्होंने तकरीर किया था। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस तरह से सेना के विरुद्ध में बोला जा रहा था। बदले में सेना ने क्या किया? बदले में सेना ने क्या किया? सेना ने जो है कराची शहर के जो आईजी हैं, सिंध के जो आईजी हैं, उस आईजी को गिरफ्तार किया, इसको अगवा किया। और अगवा करने के बाद जो नवाज शरीफ हैं उसके दामाद को गिरफ्तार करने के लिए एक आदेश उससे पारित करवा लिया। सबसे पहले उसको अगवा किया, आईजी को, पुलिस के हेड को, और पुलिस के हेड को गिरफ्तार करने के बाद नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार करने के लिए एक उससे एफआईआर ज़बरदस्ती साइन करवाया। और उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि नवाज शरीफ के दामाद को होटल से गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, जब पुलिस को पता चला कि उनके जो हेड हैं, उनके जो आईजी साहब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, या कह सकते हो उनके आईजी को अगवा कर लिया गया था सेना के द्वारा, तो उसके बाद पुलिस में और वहाँ के जो सेना में जो है एक स्पष्ट टकराव हो गया। बहुत सारे पुलिस ने छुट्टी के लिए अप्लीकेशन कर दिया, लॉन्ग टर्म छुट्टी के लिए अप्लीकेशन कर दिया, और वो लोग छुट्टी पे चले गए एक तरह से। और उसके बाद फिर न्यूज़ आता है यहाँ पे कि एक एसपी हैं मोहम्मद आफ्ताब अनवर, इसको हिरासत में लेने के लिए सेना चाह रही थी, और सेना के बीच में और एसपी के बीच में मुठभेड़ हुआ और 15 लोगों की इसमें मौत हुई। तो एक तरह से कह सकते हो काफ़ी ख़राब कंडीशन पाकिस्तान का चल रहा है। पाकिस्तान का गृह युद्ध का कंडीशन एक तरह से चल रहा है। अब देखो, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना होगा? भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना ज़रूरी है कि मान लो अगर इंडिया वार्ता करना चाहता है, इंडिया वार्ता करना चाहता है पाकिस्तान से मुद्दों को सॉल्व करना चाहता है, वहाँ का हेड कोई भी रहे, वहाँ का हेड मिलिट्री रहे, क्या वहाँ का हेड सिविलियन रहे, गवर्नमेंट रहे, चुनी हुई सरकार रहे या मिलिट्री रहे, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, राइट। जैसे मान लो अगर विश्व के कोई भी देश अगर इंडिया आके वार्ता करना चाहता है तो वो क्या करेगा? भारत के प्राइम मिनिस्टर से वार्ता करेगा, और प्राइम मिनिस्टर जो भी कहेगा वो भारत की सेना उसका अनुपालन करेगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इसलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दिक्कत है कि भारत अगर पाकिस्तान से वार्ता करता है तो क्या वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से वार्ता करे या पाकिस्तान की सेना से वार्ता करे, राइट, या आईएसआईएस से वार्ता करे, आईएसआई से वार्ता करे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो पाकिस्तान में पावर जो है किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं है। ये भारत के लिए भी चिंताजनक स्थिति है और पाकिस्तान के लिए भी चिंताजनक स्थिति है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से अगर आप पढ़ोगे पाकिस्तान के संदर्भ में तो एक आपका टॉपिक जो है पाकिस्तान के संदर्भ में आप ये टॉपिक आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, दूसरा न्यूज़ जो है, भारत ने अब विदेशियों के लिए खोले दरवाज़ा। यहाँ पे एक कार्ड का जिक्र है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं ओसीआई कार्ड। क्या होता है ओसीआई कार्ड? सबसे पहले तो आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक की जानकारी होना चाहिए। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 की जानकारी होना चाहिए। क्या है 5 से 11 तक? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता की जानकारी होना चाहिए। क्यों जानकारी होना चाहिए? क्योंकि अभी जो है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के चर्चा बना हुआ था देश भर में। NRC को लेकर के चर्चा बना हुआ था देश भर में। अभी जनगणना हो रहा है देश भर में, तो उसको लेकर के चर्चा बना हुआ है। NPR को लेकर के देश भर में चर्चा बना हुआ है। तो इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक यूपीएससी के लिए, स्टेट PCS के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये सारे के सारे टॉपिक काम देगा। इसलिए आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
अब देखो OCI कार्ड क्या है, और पहले एक जो कार्ड था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, PIO पहले इसे कहा जाता था, अब इसे OCI कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो OCI कार्ड क्या होता है कि हमारे देश के ऐसे व्यक्ति जो मान लो विदेश चले गए, अमर्त्य सेन, मान लो अमर्त्य सेन हमारे देश में के एक नागरिक हैं, अमेरिका में जो निवास करते हैं, अमेरिका की नागरिकता उसे मिल चुकी है, तो वैसे व्यक्ति जो विदेश में चले गए, विदेश में निवास कर रहे हैं और विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, जाहिर सी बात है उसको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ दो देश की नागरिकता एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं तो अमेरिका के नागरिक नहीं रहिए, इंडिया के नागरिक बनने की फिर आपको आवश्यकता नहीं है, इंडिया की जो नागरिकता आपकी चली जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर अमर्त्य सेन मान लो इंडिया में आते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो मान लो इंडिया आएंगे, तो अगर आपको OCI कार्ड मिला हुआ है तो फिर आपको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इमिडिएटली जब चाहें आप इंडिया आ सकते हैं। एयरपोर्ट पे जिस तरह से विदेशी यात्रियों की चेकिंग होती है उस तरह से आपकी चेकिंग नहीं होगी। तो एक तरह से छूट दिया गया है कि किस तरह से जो है अप्रवासी भारतीय हैं वो भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है, इसके लिए OCI कार्ड में छूट दिया हुआ, राइट। छूट यह है कि वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, छूट यह है कि एयरपोर्ट पर जो चेकिंग होगी वो चेकिंग आपको नॉर्मल चेकिंग होगी, बहुत एक्सट्रीम चेकिंग नहीं होगी जिस तरह से विदेशियों की चेकिंग होती है। देखो ये दोनों न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बैक में जाकर के आप समझोगे तो बहुत ही कुछ दिया हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है इस पे भी TRP घोटाला क्या है हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको TRP के बारे में समझना होगा कि TRP घोटाला क्या था, साथ ही साथ TRP को कौन सी संस्था रेगुलेट करती थी उस संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जांच अब ED कर रही है, यानी प्रवर्तन निदेशालय जो है TRP घोटाले की जांच कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ED क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, और साथ ही साथ ED कब जो है जांच करती है। आपको पता होगा और याद भी होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि ED जो है 2 एक्ट का उल्लंघन होता है तभी जांच करती है। एक तो होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और साथ ही साथ दूसरा एक्ट है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब पारित हुआ, आजकल स्टेट PCS में खास करके BPSC में मैंने देखा था कि कब पारित हुआ एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कब संसद में पेश हुआ एक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत की संसद में कब पेश हुआ था और कब पारित हुआ था। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट संसद में कब पेश हुआ था, कब पारित हुआ था, ये जानकारी प्रीलिम्स के लिए आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों एक्ट के उल्लंघन होता है तभी ED एक्शन लेता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यानी अगर TRP घोटाले की ED जांच कर रही है इसका मतलब है कि या तो फेमा एक्ट का उल्लंघन हुआ है या तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन हुआ है। बेसिकली आपको जो संस्था रिपीट करती है, लगातार रिपीट करती है, डेली न्यूज़ में रहता है, एक तो ED आपको डेली आपको पढ़ना पड़ता होगा, दूसरा CBI लगभग डेली चर्चा में रहता है। तो ये सारी की सारी संस्था की जानकारी आपको होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्मॉग की चादर में लिपटा रहा दिल्ली NCR। इनफैक्ट आज का जो एडिटोरियल दिया हुआ है वो भी इसी पे दिया हुआ है, दिल्ली एयर पोल्यूशन। मैंने आपको कहा है कि अक्टूबर से लेकर के जो फरवरी तक का समय होता है वो दिल्ली में एक्सट्रीम पॉल्यूशन होता है इस समय में, इसलिए दिल्ली एयर पोल्यूशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 100 से कम होना चाहिए। यहाँ पे है कितना, 328 है। फरीदाबाद में देखो यहाँ कितना है, 315 है। तो 300 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या दिल्ली के क्षेत्रों का भी है। और पता है आपको दीपावली के समय में लगभग 2000 के आसपास भी चला जाता है, राइट।
तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का काफ़ी ख़राब हो जाता है, काफ़ी स्मॉग की कंडीशन होती है। देखो ये स्मॉग का कंडीशन है, धुंध का कंडीशन है, 100 मीटर 200 मीटर पीछे की गाड़ी आपको नहीं दिखेगी, इतना स्मॉग होता है दिल्ली में। तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो यहाँ पे एक संस्था, देखो ये आंकड़ा जो जारी करता है वो करता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आखिर ये संस्थान क्या है, ये ब्यूरो क्या है, इसकी स्थापना किस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, किस एक्ट के उल्लंघन पे ये जो है एक्शन लेने का काम करता है, किस एक्ट को इसके दायरे में रखा गया है और किस एक्ट को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की जो है किस एक्ट के तहत उसको पावर दिया गया है और किस एक्ट से बाहर उसको रखा गया है। यानी कुछ एक्ट का उल्लंघन होगा तभी ये एक्शन लेगा, अदरवाइज ये एक्शन नहीं लेगा। कोई भी संस्था अगर बना है ना, मान लो CPCB ही बना या ED बना, तो इसको जो पावर दिया गया कुछ लिमिटेड पावर दिया गया, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पावर दिया गया। किसी पर्टिकुलर एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के ED एक्शन लेगा, किसी पर्टिकुलर एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के CPCB एक्शन लेगा। तो किस एक्ट के उल्लंघन में ये एक्शन ले सकता है, इसकी जानकारी आपको स्पष्ट होना चाहिए, और यहीं पे UPSC ट्रैप कर सकती है आपको। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो प्रीलिम्स के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार हमने चर्चा किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन सा 8 कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इसका कंपोनेंट नहीं है, राइट। कौन सा 8 कंपोनेंट है, कैसे ये मेजर किया जाता है, साथ ही साथ दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है। 5 से 6 रीजन आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का यह कारण है। साथ ही साथ दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको दूर किया जाता है। 5 से 6 कारण आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को इस तरह से दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इतना अगर आपके पास जानकारी होता है तब जाकर के एक कंप्लीट न्यूज़ या कह सकते हो कंप्लीट टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा दिल्ली एयर पोल्यूशन का, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं में होगा JEE मेंस। JEE का जो एग्ज़ाम होता है, जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, वो क्षेत्रीय भाषा में होगा, यानी वो मैथिली में भी हो सकता है, या जो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो टोटल 22 सब्जेक्ट हैं, 22 सब्जेक्ट में किसी में भी हो सकता है। तेलुगु में हो सकता है, इसमें मैथिली में हो सकता है, अन्य भाषा में हो सकता है, संथाली वगैरह में हो सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ के 2 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो यहाँ पे देखो NTA के बारे में दिया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो संस्था है, ये संस्था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का काम करता है और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराने का काम करता है। तो सवाल ये होता है कि NTA के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे PISA के बारे में जिक्र है, PISA। देखो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ PISA NTA ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो आपको PISA के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। यहाँ पे भारत अपने बच्चों को भेजता है ताकि भारत के बच्चों को भी जो है एक्सेस किया जा सके, उसको पता लगाया जा सके कि विश्व के स्तर पे भारत के बच्चों का क्या वजूद है, क्या उसकी टेंडेंसी है, क्या उसका दृष्टिकोण है, कितना इंटेलिजेंट अधिक है, या उस तरह से रैंकिंग दिया जाता है एक तरह से PISA में। PISA क्या है, NTA क्या है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम ये 2 चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। देखो आज मैं न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि कैसे पढ़ना चाहिए। डेली अगर आप एनालिसिस सुनते हो हमारा, राइट, तो डेली तो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते ही हैं, लेकिन अगर हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो आखिर PISA के बारे में हम डिस्कस करते हैं, NTA के बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों, उसी के बारे में आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जवानों के लिए वरदान हो गई बुलेट प्रूफ जैकेट भिलाई, जो लोहा निर्माण के लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ का एक सिटी है। तो यहीं से सेना के लिए जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बन रही है, जो पहले 17 किलो का जैकेट बनती थी, अब 11 किलो का जैकेट बनेगी।
साथ ही साथ इसकी कीमत 40% कम होगी, पहले की जो कीमत थी उससे 40% कम होगी। तो एक तो सस्ता बन रहा है, दूसरा इसका वेट कम हो रहा है। तो ये दो जानकारी होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ ये जानकारी निश्चित तौर पे होना चाहिए कि सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल होगा इसमें। तो ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट बन रहा है, जो बुलेट, अगर मान लो आप जैकेट पहने हो, बुलेट आपको लग जाता है, तो कोई आपको गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बुलेट आपके शरीर तक इन नहीं करेगा। इसके लिए इसका निर्माण हो रहा है सिलिकॉन कार्बाइड से। ये बेसिक फैक्ट है जो जानकारी होना चाहिए। देखो सेकंड पेज पे स्मॉग के दिया हुआ है, स्मॉग की चादर से बढ़ा पोल्यूशन। दिल्ली में स्मॉग आ चुका है, धुंध आ चुकी है और पोल्यूशन उससे बढ़ चुका है। धुंध क्या होता है कि बहुत कम डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा धुंध के समय में। देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सीबीआई का दुरुपयोग रोकने के लिए महाराष्ट्र ने वापस ली सामान्य सहमति। सीबीआई क्या होता है, सीबीआई संस्था कैसे काम करती है? अगर मान लो सीबीआई, केंद्र सरकार ने सीबीआई को आदेश दिया कि आप जाइए और वेस्ट बंगाल में जो है आप प्रमुख व्यक्ति की जांच कीजिए, राइट। दूसरा है कि सीबीआई को मान लो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाइए वेस्ट बंगाल में प्रमुख व्यक्ति की जांच कीजिए। तो क्या केंद्र सरकार के आदेश में और हाईकोर्ट के आदेश में अंतर है? जब सीबीआई के बारे में बहुत सूक्ष्मता से पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि सीबीआई पे अगर केंद्र सरकार आदेश देती है या राज्य सरकार भी मान लो सीबीआई से कोई काम करवाती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में बिहार सरकार ने रिकमेंड किया कि आप जांच करें, तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार या राज्य सरकार सीबीआई से कोई काम कहती है जांच करने के लिए और वह किसी अन्य स्टेट में जाकर के जांच करता है, तो उस स्टेट की सहमति जरूरी होती है, समान कंसेंट की आवश्यकता होती है। उस स्टेट की सहमति के बाद ही आप वहाँ के किसी व्यक्ति पे छापा कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को आदेश देता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको उस राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर सीबीआई को आदेश किया कि आप वेस्ट बंगाल में प्रमुख व्यक्ति की जाकर जांच कीजिए, तो सीबीआई को वेस्ट बंगाल सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र सरकार अगर बोलेगा सीबीआई को कि आप जाकर के वेस्ट बंगाल में प्रमुख व्यक्ति की जांच कीजिए, तब उसे वेस्ट बंगाल की सरकार की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वेस्ट बंगाल सरकार अगर उसको परमिशन नहीं देगी तो सीबीआई जांच वहाँ नहीं कर पाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ बेसिक चीज़ है, जब आप पढ़ोगे डिटेल से किसी संस्था के बारे में तब आपको जानकारी होगा। और ये जो माइनर चीज़ें हैं यूपीएससी नॉर्मली इसी में आपको ट्रैप कर सकता है। देखो एफएटीएफ पे पाक की कोशिश अधूरी। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या भारत इसका सदस्य है, क्या पाकिस्तान इसका सदस्य है, ये टोटल जानकारी आपको होना चाहिए। क्यों? ये किसी देश पे एक्शन लेने का काम करता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न पे ये किसी देश के खिलाफ एक्शन लेता है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, अगर कोई देश संचालित करने का काम करती है तब जाके ये एक्शन लेता है। दूसरा है कि टेरर फंडिंग पे भी ये एक्शन लेता है। तो पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया वो टेरर फंडिंग के लिए शामिल किया गया। तो ये बेसिक जानकारी है जो होना चाहिए आपको। देखो भारत के पड़ोसियों को भी साधने में जुटा अमेरिका के यहाँ पे दिया हुआ, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो मालदीव जाएंगे और श्रीलंका भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अमेरिका जो है अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पे चीन अपना इन्फ्लुएंस फैलाने का कोशिश कर रहा है, उस इन्फ्लुएंस को घटा करके अपना खुद का इन्फ्लुएंस या तो डेवलप करेगा या तो वहाँ पे भारत का इन्फ्लुएंस डेवलप करने की कोशिश करेगी, राइट। इससे पहले आपको समझना होगा कि 2+2 वार्ता क्या है। 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुआ था। 2+2 वार्ता होता तो किसी भी देश का विदेश मंत्री और उस देश का रक्षा मंत्री दूसरे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलकर वार्ता करते हैं।
तो अमेरिका का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलकर वार्ता करेंगे, जो इसी महीने अक्टूबर में संचालित होगी। इस पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लो आपने एक टॉपिक बनाया, नोट बनाया है यूएसए को लेकर के, तो यूएसए के नोट अगर आपने बनाया तो सबसे पहले शुरुआत से जाओ आप, यूएसए और इंडिया के बीच में क्या क्या संबंध है, क्या क्या पॉजिटिव संबंध है और क्या क्या निगेटिव संबंध है, ये ज़रूर लिखें। और कुछ पेज खाली छोड़ दें। अगर मान लो 2+2 वार्ता में क्या क्या कॉन्क्रीट डिसीजन आएगा, उस डिसीजन को जो है रिमेनिंग में आप लिख सकते हैं। तो पेज अगर या कुछ जगह आपके पास खाली रहेगा तो आपके नोट बनाने में भी वो सहायक हो सकता है, राइट। तो क्या क्या भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या निगेटिव पॉइंट है, कहाँ दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं, राइट, उसको ज़रूर लिखने का काम करें। और 2+2 वार्ता पे हमारी नज़र रहेगी, तो हम डिस्कस करेंगे बाद में इस पर। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये बताने का कि आखिर न्यूज़ में क्या पढ़ना चाहिए, राइट, क्या न्यूज़ में पढ़ना चाहिए। जैसे ये न्यूज़ देखो, प्याज की कीमत बेकाबू नहीं होने देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे आयात। ये कहना है कृषि मंत्री का। हालांकि मैं अभी पटना में हूँ और पटना में लगभग 80 रुपये किलो प्याज चला गया। अब देखो यहाँ से सवाल कैसे हो सकता है। यूपीएससी में एक पॉइंट आप कैच कर सकते हो और उस पॉइंट को आप लिख सकते हो। पिछले वर्ष भी प्याज का इतना कीमत चला गया था, और प्याज हम निर्यात करते हैं किसको, तो बांग्लादेश को करते हैं। बांग्लादेश को भारत प्याज बेचता, तो भारत ने बांग्लादेश को प्याज भेजना बंद कर दिया। और उसके बाद बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी या प्राइम मिनिस्टर मैं कहूँ, वो इंडिया आई थी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार से नाराज़गी जाहिर की थी। तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से प्याज के कारण दो देशों का संबंध बन सकता है और बिगड़ सकता है। भारत का और बांग्लादेश का संबंध प्याज के कारण बिगड़ सकता है और प्याज के कारण बन सकता है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर की भूमिका है। विदेशिक संबंध को किस तरह से कृषि से आप जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर से किस तरह से आप अपने फॉरेन रिलेशन को जोड़ सकते हैं, ये चीज़ अधिक इम्पोर्टेंट है। ये एक पॉइंट है। जब भी कृषि की आपके अच्छाई के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि कृषि जो है विदेशी संबंध को सुधारने का भी काम करता है, राइट। देखो यहाँ पे नाग के बारे में दिया हुआ। नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। जो टैंक होता है, इस तरह से युद्ध टैंक होता है, टैंक को एक तरह से समाप्त करने का काम करती है नाग। यहाँ पे एक मिसाइल मान लो टैंक पे गिरेगा और पूरा पूरा टैंक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो जानना चाहिए, एक प्रोग्राम के बारे में जानना चाहिए जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लिख लेना अपने कॉपी पे आप। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया था और 1982-83 में इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और इसकी जो समाप्त हुई है वो 2008 में हुई है। तो इसके तहत 5 मिसाइल सिस्टम बनाने की वार्ता की गई थी। कौन सा था, एक पृथ्वी था, दूसरा त्रिशूल था, तीसरा आकाश, चौथा अग्नि, पांचवा नाग। तो ये जो नाग है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा है, राइट। तो इस आधार पे इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो न्यूज़ है देखो, परमाणु रोधी युद्ध क्षमता से लैस है करवत्ती। तो ये जो है करवत्ती है, करवत्ती को जो डेवलप किया गया है वो प्रोजेक्ट 28 के द्वारा डेवलप किया गया। क्या होता है प्रोजेक्ट 28? तो प्रोजेक्ट 28 के तहत सेना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया नौसेना के द्वारा। उस प्रोजेक्ट 28 के तहत जो है 4 परमाणु रोधी युद्धपोत बनाया गया, जिसका टारगेट किया गया कि 4 युद्धपोत हम बनाएंगे। उसमें चारों का नाम याद रख लो। सबसे पहला जो है वह है आईएनएस कामोरत्ना, दूसरा है कि आईएनएस कदमत, तीसरा है आईएनएस किल्तान और चौथा है जो अंतिम है वो आईएनएस करवत्ती है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट 28 है उसमें अंतिम पनडुब्बी रोधी जो है
वो कौन है? INS करवती है। रेस्ट तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोजेक्ट 28 के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखो, शिक्षण संस्थाओं के छात्र उपभोक्ता हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। मान लो आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप उसको 50 लाख रुपए की फ़ी देते हैं, वो आपको बदले में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये होता है कि क्या आप उस यूनिवर्सिटी के उपभोक्ता हैं या नहीं है। तो इसको लेकर के अगर आप उस यूनिवर्सिटी के उपभोक्ता हैं तो ऐसे कंडीशन में उपभोक्ता एक्ट उस यूनिवर्सिटी पे लगेगा। उपभोक्ता कानून 1986 जो यहाँ पे दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 उस यूनिवर्सिटी पे लगेगा। सिमिलरली आप किसी संस्थान में जाकर पढ़ रहे हैं, उस संस्थान के आप प्रोडक्ट हैं या नहीं, उपभोक्ता हैं या नहीं, कंज्यूमर है या नहीं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। जो भी विचार करेगा आपको इसके बारे में नज़र गड़ा कर रखना चाहिए। अगर जब भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन देगा तो उस समय में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे, लेकिन न्यूज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो आप, क्या होता है कि किसी कंपनी से आपने एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, फ़ोन में कुछ गड़बड़ी है, तो आप उस कंपनी को उपभोक्ता कोर्ट में जो है घसीट सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस कंपनी से फाइन भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता है, अच्छे से सर्विस नहीं अगर देता है तो क्या उसको कंज्यूमर कोर्ट में घसीट सकते हैं? ठीक है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, देखो पाकिस्तान के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और चूंकि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान जो है भारत पे आक्रमण करना शुरू किया था। महाराजा हरि सिंह, जब महाराजा हरि सिंह जो थे, जो कश्मीर के राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे, तो ये जो है ना तो इंडिया में जाना चाहते थे ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तब जाकर के इन्होंने इंडिया सरकार से रिक्वेस्ट किया कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। तब जाकर के भारत की जो सेना है वो कश्मीर गई और उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे करने का काम किया। लेह काउंसिल चुनाव में 65.12% मतदान हुआ। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है चूँकि, लेकिन लद्दाख जो है हाल फिलहाल में बना हुआ एक कह सकते हो यूनियन टेरेटरी है, जिसकी स्थापना 2019 में हुआ है। तो इसलिए ये सब न्यूज़ के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो ये न्यूज़, देखो नॉर्मली ये न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो इसको ऐसे छोड़ देते होगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ आपको। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने बनाए बॉर्डर आउटपोस्ट। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आता है, यानी गृह मंत्रालय के तहत आता है। जैसे जो सेना हमारी है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, लेकिन जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। इसका 7 विंग है। एक तो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा करता है। दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे दिल्ली मेट्रो अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली मेट्रो की जो सुरक्षा करती है या किसी इंडस्ट्रियल पैलेस की सुरक्षा करती है वो करती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है असम राइफल। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो है नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, भूटान के साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है। उसके बाद इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP। ITBP जो है, चूँकि चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है तो याद रख लेना, चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा, चीन के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा करने का काम करती है ITBP। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करने का काम करती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ वो करती है BSF। साथ ही साथ नेपाल के साथ और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करने का काम करती है सशस्त्र सीमा बल। और ये सातों के सातों जो पार्ट हैं वो हैं होम अफेयर के तहत, गृह मंत्रालय के तहत आता है, राइट।
देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, ये डाटा आप लिख सकते हैं। दुष्कर्म को लेकर के जो हाथरस की घटना हुई है उसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डाटा है, इसको आप लिख सकते हैं। और ये डाटा कभी आपको एडिटोरियल लिखने में काम में आ सकता है, कभी आपको जीएस पेपर 1 में लिखने में काम आ सकता है, या जीएस पेपर 2 को लिखने में भी काम आ सकता है। देखो पेरिस की भयावह घटना का सबब, एक बार पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए एक बार पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। रामी सिद्दीकी ने ये लिखा है, मुस्लिम कट्टरपंथी को या मुस्लिम चरमवाद जो है उसको लेकर के लिखा है। देखो कोई भी धर्म जो होता है, मेरा मानना है कि कोई भी धर्म जो होता है वो आलोचना से परे नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, घटना क्या हुआ और विश्व में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों रामी सिद्दीकी को ये एडिटोरियल लिखना पड़ा। तो एक फ्रांस के एक टीचर हैं, पेरिस के एक टीचर है जिसका नाम है सैमुअल पेटी। तो सैमुअल पेटी ने क्या किया कि जो है एक मोहम्मद साहब पैगंबर का जो है एक चित्रण था, राइट, एक कह सकते हो उसका कार्टून था, वो कार्टून जो है अपने क्लास में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उस कार्टून में थोड़ी सी हो सकती है उसकी आलोचना किया गया होगा मोहम्मद साहब पैगंबर की, मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक 18 वर्ष के लड़का ने जो है सैमुअल पेटी को जो है मार गिराया, एक टीचर को, अपने टीचर को उस बच्चे ने मार गिराया। और बाद में पता चला कि वो बच्चे उसको मारे क्यों, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर का जो कार्टून था उस कार्टून को अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया था अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे। अब देखो ये कार्टून जो है पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था डेनमार्क में, और 2006 में शार्ली आब्दो ने इसके पुनःचित्रण किया था। शार्ली आब्दो फ्रांस की एक कह सकते हो एक कंपनी है, एक कार्टूनिस्ट कंपनी है। और बाद में शार्ली आब्दो के जो है 2015 में वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है, शार्ली आब्दो पे आतंकवादी हमला हुआ, उस जगह पे आतंकवादी हमला हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मोहम्मद साहब पैगंबर जो है उसके अगर कार्टून बनाया गया, हो सकता है उसकी आलोचना किया गया हो, तो उस पर जो है मुस्लिम कट्टरपंथी ने जो है उसे जो है जिसने उसकी आलोचना करने का काम किया उसको मार गिराया। अब देखो इस तरह से हिंदू में भी होता है बहुत सारा, मान लो श्री राम है या श्री कृष्ण है, उसकी आलोचना करने का काम करती है, उसका कार्टून बनाने का काम करती है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदू चरमपंथी उसको मारने का काम करता है, ऐसा नहीं होता है। क्या मोहम्मद साहब पैगंबर जो है आलोचना से परे हैं? तो यहाँ पे जो है राइटर का कहना है कि मोहम्मद साहब पैगंबर जब जीवित थे तो उसके लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे, उनके साथ में रहने वाले कुछ लोग जो उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे, ऐसे व्यक्ति के लिए वो सजा की बात नहीं करते थे, यानी काफ़ी सहिष्णु थे वो। जो उनके लिए खुद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे उनके लिए भी वो सजा की बात नहीं करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे राइटर ने इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम अरबी भाषा का शब्द सलाम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है शांति। यानी जो है इस्लाम शांति की वकालत करता है, इस्लाम कभी भी चरमपंथी की वकालत नहीं करता। इस्लाम यह नहीं कहता है कि अगर कोई आपके विचारों से सहमत नहीं है तो आप उसे नफरत करने लगे और अपना विरोधी समझने लगे और उससे हिंसा करने पर उतारू हो जाए। कुरान में यह कहा गया है कि एक निर्दोष को मारना समस्त मानवता के मारने जैसा है। देखो मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि काफ़ी सेंटिमेंटल टॉपिक है ये सब होता है, राइट। हो सकता है किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, तो मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से जिसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग को एटलीस्ट ये सब थोड़ी सी जानकारी जरूर होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि चरमपंथी क्या होता है, राइट। देखो एयर पोल्यूशन को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ, हालांकि ऑलरेडी एयर पोल्यूशन पे हमने कई बार डिस्कस किया है और यहाँ पे कुछ खास पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम इस पर डिस्कस तो नहीं करेंगे। लेकिन जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है उसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, और आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किसानों की समृद्धि में बांस की अहम भूमिका। हमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना भारत सरकार का टारगेट है। 2022 किसानों की आय को दोगुना करना। इसके लिए सरकार ने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के हैं वहाँ के लिए स्पेशली, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसके लिए स्पेशली सरकार ने प्रोजेक्ट
राष्ट्रीय बांस मिशन सरकार लाई थी, राइट। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी का 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने। तो एक तो राष्ट्रीय बांस मिशन, बांसों में किस तरह से वृद्धि करना है हमें, बांसों का लगभग 1500 से अधिक उपयोग हो सकता है, एक रिकॉर्ड है कि इतना उपयोग बांस का हो सकता है। तो बांस को जो है ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, हरा सोना भी बांस को कहा जाता है, दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है। केंद्र सरकार ने 2017 में बांस को ब्रिक्स की श्रेणी से हटा लिया था। बांस को ब्रिक्स की श्रेणी से हटा लिया, इसका मतलब बांस को जो है अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं आप, अब आप रोक नहीं है आप पे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो जंगल में जो बांस है उस बांस को आप काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मान लो आपके पास ये खेत है, खेत पे बांस की खेती कीजिए आप और उसके बाद काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही जंगल पे उगा हुआ बांस है, इसको आप नहीं काट सकते हैं। तो इसी देखो दो बेसिक पॉइंट है और इसी पॉइंट के आधार पे यूपीएससी पीटी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है, जाकर के क्वेश्चन देखना आप। देखो आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की TLTRO योजना घोषित की। सबसे पहले रेपो रेट समझना होगा, उसके बाद TLTRO आप समझोगे। इस पर भी हमने डिस्कस किया है। TLTRO टारगेटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन, राइट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है कि अगर बैंक को मान लो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो वह आरबीआई से पैसा ले सकता है। आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकता है बैंक, तो उसे रेपो रेट कहा गया। जैसे 7 दिन के लिए पैसा लेना होगा तो आरबीआई ले सकता है, बैंक ले सकता है आरबीआई से पैसा, तो वो रेपो रेट पे लेगा। अब क्या किया है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या किया गया है कि इसी को एक्सटेंड कर दिया गया। यानी अभी कोरोना क्राइसिस का समय है, कोरोना क्राइसिस के समय में जो है लोगों को पैसा चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए। बैंक के पास अगर अधिक से अधिक पैसा होगा तभी जाकर के वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों में पैसा जाएगा तभी लोगों में मांग क्रिएट होगा, लोगों का मांग क्रिएट होगा तभी जाकर के एक जो है सोसाइटी कह सकते हो इकोनॉमी मूव कर पाएगा। चूँकि मैंने आपको जॉन मेनार्ड कीन्स का स्टेटमेंट बताया है कि मांग अधिक से अधिक मांग क्रिएट होगी तो इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा तो एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक होगा, एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक होगा तो इनकम अधिक से अधिक होगा, इनकम अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा, सेविंग अधिक से अधिक होगा, और सेविंग अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से मार्केट में बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, बैंक कंपनियों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, बैंक कंपनियों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक के पास पैसा हो और इसके लिए ज़रूरी है कि आरबीआई बैंक को पैसा दे। तो आरबीआई क्या करती है कि अब बैंकों को जो पैसा दे रही है, कह रही है कि मंदी की कंडीशन से हमें बाहर निकलना है, इसके लिए आप लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो रेपो रेट पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते थे वही रेपो रेट पर हम आपको 3 वर्ष के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होता है कि बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा लेती है रेपो रेट पे, यानी रेपो रेट के दर पे ही उसे पैसा रिटर्न करना है आरबीआई को, राइट। क्यों ऐसा कर रही है अभी आरबीआई, क्योंकि लोगों में अभी बैंक के माध्यम से आरबीआई चाहती है कि लोग अधिक से अधिक जो है ऋण ले, लोन ले, ताकि लोगों में मांग क्रिएट हो पाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, RIL में FII निवेश रिकॉर्ड स्तर पे, FII ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूज़ में कुछ नहीं है। आपको बस ये जानकारी होना चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट।
एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एफपीआई जो है एफआईआई का ही एक पार्ट है एक तरह से। क्या होता है, जैसे शेयर के माध्यम से मान लो पैसा परचेज करना है, हमें किसी कंपनी में रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करना है, अमेरिका के किसी व्यक्ति को, मान लो टॉम क्रूज को रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करना, टॉम क्रूज को रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करना, तो वो क्या करेगी कि वहाँ पे जो है एक कंपनी होता है, उस कंपनी में जाकर के निवेश करेगी कंपनी, और ये कंपनी जो है रिलायंस का जो है रिलायंस का ऑथराइज कंपनी होगा अमेरिका में, और इस कंपनी का ये इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, एक तरह से रिलायंस का वो शेयर खरीद रही है। इसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा, इसको पी नोट्स कहा जाता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता है। लेकिन ये समझ लो कि शेयर के माध्यम से अगर पैसा किसी कंपनी में निवेश किया जाता है उसे कहा जाता है फॉरेन, FII, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। विदेश का व्यक्ति मान लो रिलायंस के शेयर अगर परचेज करता है तो उसे कहा गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। विदेश का व्यक्ति इंडिया आकर के रिलायंस पर अगर इन्वेस्ट करता है, रिलायंस का शेयर परचेज करता है, रिलायंस का मालिकाना हक लेता है, तो उसे कहा गया FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। काफ़ी अंतर है, और FII जो पार्ट है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ही। अब देखो यहाँ पे सितंबर में बढ़ा भारत का निर्यात। यहाँ पे ये रिपोर्ट जो बता है वो अंकटाड का रिपोर्ट है, UNCTAD। अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एक संगठन है। अंकटाड क्या है, ये किस तरह से काम करता है, राइट, कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, दो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है, दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है। क्या उस रिपोर्ट का नाम है, ये संस्था के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी की सारी जानकारी आपको होना चाहिए। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारा एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था UN पे, जाकर के देख लेना। यूनाइटेड नेशन का जितना भी संस्था है उसका जिक्र हमने वहाँ पे किया है, आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। अब देखो, स्वच्छ भारत अभियान से ग्रामीण परिवारों को 53,000 रुपये का फायदा, 53,000 का फायदा जो मिल रहा। स्वच्छ भारत योजना के बारे में जब आपको लिखना होगा तो आप इसको कोट कर सकते हैं। क्या 53,000 रुपये का एग्जैक्टली फ़ायदा मिल रहा है, तो नहीं। ऐसा हो रहा है कि 53,000 रुपये जो मान लो स्वच्छ भारत मिशन नहीं था तो गंदगी के कारण लोगों में बीमारी पड़ती थी, और बीमारी के कारण जो पैसा खर्च करना पड़ता था, तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में 53,000 रुपये कम पैसा खर्चा करना पड़ रहा है बीमारी के कारण। तो ये 53,000 रुपये का लोगों में सेविंग हो रहा है क्योंकि लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से जब कभी लिखना हो पॉजिटिव पॉइंट स्वच्छ भारत अभियान का तो आप इसको लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ये देखो, ये जो मैटर है कुलभूषण यादव का, यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि वियना कन्वेंशन 1961 क्या है, कॉन्सुलर एक्सेस क्या होता है। साथ ही साथ चूँकि ये मैटर गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी की सारी जानकारी आपको होना चाहिए। H1B वीज़ा, भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद है उस विवाद में एक महत्वपूर्ण कारण है H1B वीज़ा। क्या होता है H1B वीज़ा, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ में कुछ है नहीं खास, लेकिन चूंकि ताइवान अत्याधुनिक हथियार अमेरिका ताइवान को बेच रहा है। ताइवान जो है एक कंट्री है जिस कंट्री को चीन कंट्री मानता नहीं है। चीन कहता है कि ताइवान जो है चीन का पार्ट, वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चीन का पार्ट। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख को भी चीन अपना पार्ट मानता है। तो अब क्या कर रहा है कि शत्रु का शत्रु जो होता है, शत्रु का जो शत्रु होता है वो दोस्त होता है। तो चीन हमारा दुश्मन है, चीन का दुश्मन कौन है, ताइवान है, तो ताइवान हमारा दोस्त हुआ। तो इसलिए जो है 10 अक्टूबर को ताइवान दिवस भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। दिन याद रख लेना, चूँकि काफ़ी धूमधाम से मनाया गया है। 10 अक्टूबर को ताइवान दिवस काफ़ी धूमधाम से भारत में मनाया गया था। साथ ही साथ अमेरिका जो है उसके साथ हथियार बेच रहा है ताइवान को,
और भारत जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारत जो है जो हम चीन से मंगाते थे अब हम ताइवान से मंगाना शुरू किए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से चेंज होता है। शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। हमारा शत्रु है चीन और चीन का शत्रु है ताइवान, तो ताइवान हमारा दोस्त हुआ। तो इस अनुसार से काम हो रहा है। साथ ही साथ हमारे देश के जो रॉ प्रमुख हैं वो नेपाल विजिट किए हैं, तो एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। देखो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री, जो स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वहाँ से 3 अंतरिक्ष यात्री जो है वापस धरती पर लौटे हैं। एक बार देख सकते हैं इसको। और साथ ही साथ यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है। ये डाटा कुछ 2 दिन पहले भी पेपर में दिया हुआ था कि चिंताजनक भारत में वायु प्रदूषण से पिछले साल 16 लाख की मौत। जब भी वायु प्रदूषण का कौन सा लिखना होगा, आपको वायु प्रदूषण का नेगेटिव पॉइंट लिखना होगा तो इसको कोट कर सकते हैं। और डाटा को जब भी कोट करना है तो ऑथराइज तभी होता है डाटा को कोट करना जब उस रिपोर्ट का नाम देखें। जैसे आपने नॉर्मली मान लो लिख दिया कि वायु प्रदूषण से पिछले वर्ष 16 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन उसी जगह आप ये लिखते हो कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण से भारत में 16 लाख लोगों की मौत हुई। तो ये काफ़ी ऑथराइज होगा, चूँकि आपने स्पष्ट तौर पे लिख दिया है कि किस रिपोर्ट से ये लिखा गया है। तो ये लिखा गया है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार हमने ऐसा बताया। हमने अपनी मर्जी से नहीं बोला कि भारत में 16 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण गई है 2019 में, ऐसा नहीं है। हमने इस रिपोर्ट के हवाले से बोला। तो आपका जो राइटिंग होगा वो ज़्यादा ऑथराइज्ड होगा, राइट। तो आप इसको कोट कर सकते हैं, कहीं लिख भी लेना इसको आप। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से डिस्कस करेंगे। और आज हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि आखिर न्यूज़ में क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे अधिक न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था आज के पेपर में, इतना ही आपको पढ़ना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।